नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईडी पर संदेह तो विपक्ष कब से कर रहा है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर संदेह होने लगा है। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब के कविता को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर जो कहा है, इसके बाद इस जांच एजेंसी की क्या साख रह जाती है। कोर्ट की यह टिप्पणी केवल ईडी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी है, जो अक्सर इन एजेंसियों का पवित्रता की हद तक बचाव करते हैं। उनके दौर में जिस तरह ईडी, सीबीआई ने विपक्ष के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर धावा बोला है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अब बताने लग गई हैं कि अदालत के लिए यह सब सहन करना संभव नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट केवल ईडी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, बल्कि इन मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर भी कड़ी टिप्पणी कर रहा है। हाई कोर्ट को न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। ईडी की वजह से कोर्ट को इतना कुछ करना पड़ रहा है। यह सब कुछ आपके सामने हो रहा था और अब सब कुछ आपके ही सामने बाहर आने लगा है। मार्च के महीने में के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। उस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे। 5 महीने जेल में रहने के बाद 27 अगस्त को उन्हें जमानत मिली है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को भी दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इस खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष सीबीआई, ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने में उनके चयन का आधार सही नहीं लगता। जस्टिस BR गवई ने कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना ही चाहिए। जो व्यक्ति दोषी नजर आता है उसे गवाह बना दिया जाता है। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर गवाह बना देंगे। आप किसी भी आरोपी को चुनकर गवाह नहीं बना सकते हैं। यह किस प्रकार की निष्पक्षता है? क्या यही उचित निष्पक्षता और विवेक है? हमने जस्टिस BR गवई के इस कथन का शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, लेकिन उनके कहने का यही भाव है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने जिसे गिरफ्तार किया, उनमें से कईयों को गवाह बना दिया और गवाह बनाते ही उन्हें जमानत मिल गई। उनकी गवाही पर दूसरे लोग जेल में चले आए। गवाहों वाली यह बात इस केस में बहुत अहम है। यह तो मार्च के महीने से सुप्रीम कोर्ट के सामने कही जा रही है। जब संजय सिंह के मामले में सुनवाई हो रही थी, तब भी कोर्ट के सामने उनके वकील ने यही कहा। अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था कि जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई, उसने संजय सिंह का नाम लेने से पहले 9 बयानों में उनका नाम ही नहीं लिया। संजय सिंह से पैसे की कोई बरामदगी नहीं हुई। अब वही दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया। ईडी ने अपनी आपत्तियां हटा ली और अगस्त 2023 में दिनेश अरोड़ा को जमानत मिल गई। उस समय सुनवाई करने वाले कोर्ट ने कहा था ईडी स्मार्ट बन रही है। सिंघवी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पहली बार संजय सिंह पर आरोप लगाया। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिनेश अरोड़ा को ईडी का स्टार गवाह बताया, जिसे उसे माफी मिल गई। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि वाई को छोड़कर एक्स पर निर्भर होने की इस प्रथा पर अदालत को अंकुश लगाना होगा। यही नहीं, अरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी को भी सरकारी गवाह बनते ही माफी दे दी गई और जमानत मिल गई। उनकी कंपनी ने भाजपा को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। संजय सिंह का यह बयान पुराना है, लेकिन सुनिए, गवाहों के संदर्भ में ही फिट बैठता है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? गलत तो नहीं कह रहा? भारतीय जनता पार्टी सर से लेके पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है? किससे खाई है?
शरद रेड्डी से शराब के कारोबारी से, और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन। तो भाजपाई पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा। भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया, उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है, किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? भाजपाइयों ने किया है। तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता, इन तीनों की जमानत में कई बातों की समानता है। कोर्ट ने कहा कई महीने हो गए, चार्जशीट दायर हो चुकी है और मुकदमा लंबा चलने वाला है, इसलिए अब जेल में रखने का औचित्य नहीं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कुछ देर के बाद बहस करना बंद कर दिया। कहा वे निर्देश लेना चाहते हैं, मगर खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया और आदेश लिखवाना शुरू कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, सीबीआई, ईडी ने आरोप पत्र दायर कर दिया है और अब उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। यही नहीं, दोनों मामलों में मुकदमे जल्द ही पूरे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 493 गवाहों की जांच की जानी है और दस्तावेजी साक्ष्य लगभग 50,000 पन्नों के हैं। एक सवाल है कि इन मामलों में हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है? मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने इसका जवाब दिया। जस्टिस गवई ने कहा सवाल है कि क्या ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार किया है कि ट्रायल में देरी हो रही है? हमारी नजर में इसे अनदेखा किया गया है। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। कोर्ट ने कहा कि हमने महसूस किया है जमानत देने के मामलों में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं। ओपन एंड शट मामलों में भी जमानत देने के नियम की कई बार पालना नहीं होती। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लग जा रहा है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट समझे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। 27 अगस्त को जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिर से टिप्पणी की। खंडपीठ ने आगे कहा कि PMLA की धारा 45A का प्रावधान महिला को जमानत के मामले में विशेष विचार का अधिकार देता है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की इस टिप्पणी की आलोचना की कि PMLA एक्ट की धारा 4 के प्रावधान उच्च स्तर की महिलाओं पर लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह न्यायालय चेतावनी देता है कि न्यायालयों को ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायिक रूप से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। न्यायालय यह नहीं कहता कि केवल इसलिए कि कोई महिला अच्छी तरह शिक्षित है या परिष्कृत है या संसद सदस्य है या विधान परिषद की सदस्य है, उसे PMLA एक्ट की धारा 45 के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता। हम पाते हैं कि एकल पीठ ने पूरी तरह से गलत दिशा में कदम उठाया है। हाई कोर्ट की कितनी सख्त आलोचना है। देखिए ईडी के कारण क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ईडी की आलोचना कर रहा है, प्रधानमंत्री ईडी का बचाव करते हैं, लेकिन ईडी के कारण हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की भी आलोचना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं है हाई कोर्ट में किस तरह से फैसले हो रहे हैं। आखिर बार बार कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? मनीष सिसोदिया के केस में भी हाई कोर्ट की आलोचना और के कविता के केस में भी होती है। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी बहस हुई कि फोन रिकॉर्ड मिटाना क्या अपने आप में किसी अपराध का सबूत माना जा सकता है। ईडी और सीबीआई की ओर से वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने के कविता की जमानत का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि जब उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया तो उनके फोन रिकॉर्ड गायब पाए गए। हालांकि इस पर बचाव पक्ष के वकील यानी के कविता के वकील मुकुल रोहतगी का कहना था कि फोन समन किए जाने से 4 महीने पहले बदल दिया गया था। जस्टिस विश्वनाथन ने तब टिप्पणी की कि फोन बहुत निजी चीज है, क्या कोई किसी के भी साथ इसे साझा कर लेगा?
लोग मैसेज डिलीट करते रहते हैं। मुझे आदत है ग्रुप मैसेज डिलीट करने की। स्कूल और कॉलेज के ग्रुपों में कितने मैसेज आते हैं, सामान्य व्यवहार है ये तो। इस कमरे में बैठा कोई भी ऐसा करेगा। एसवी राजू ने जवाब में कहा कि यह कोई सामान्य मैसेज मिटाना नहीं था, उन्होंने पूरा फोन फॉर्मेट कर दिया था, जो सबूतों से छेड़छाड़ के समान है। यहां जस्टिस BR गवई ने ASG से कहा, एसवी राजू से, कि आप सारा तर्क उल्टा कर रहे हैं, वे अपराध में संलिप्त हैं, इसे साबित करने वाला सबूत कहां है। जस्टिस विश्वनाथन का भी सवाल था कि क्या फोन फॉर्मेट करना अपने आप में खुद अपराध का प्रमाण माना जा सकता है। आपके पास कोई स्वतंत्र डेटा है जो इनकी संलिप्तता दिखाता हो? अगर नहीं तो इतने से तो बस यही पता चलता है कि फोन फॉर्मेट हुआ है। यह एक नया आधार बनता जा रहा है गिरफ्तारी और जमानत के विरोध का कि फोन नष्ट कर दिया गया या फोन बदल दिया गया। ईडी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को पलटते चलिए। मैं हर कार्यक्रम में पुराने फैसलों का जिक्र करता हूं ताकि फिर से याद आए कि यह संस्था, इसके जरिए कई मामलों में नागरिक अधिकारों पर किस तरह का हमला हुआ है। इस एजेंसी के काम का विश्लेषण लगातार करना चाहिए और नजर रखनी चाहिए। ईडी ने न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संस्था ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है एक संपादक को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 महीने बाद जमानत मिली तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं। इन मामलों में ईडी की आलोचना मोदी सरकार की भी आलोचना है। हर बार प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी का बचाव किया है, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उजागर कर देती हैं कि इस एजेंसी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है या इसका काम कैसा है। छत्तीसगढ़ के राशन घोटाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ASO का और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ईडी की खूब आलोचना की और कहा कि ईडी 4 साल से जांच ही कर रही है, ट्रायल शुरू नहीं हुई। कविता के केस में भी उनके वकील मुकुल रोहतगी ने यही कहा कि कविता से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया से भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ, संजय सिंह से भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन ये लोग 17 महीने, 7 महीने और 5 महीने तक जेल में रहे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है कि उन्होंने किसी गवाह को धमकाया है। मुकुल रोहतगी ने मनीष सिसोदिया के केस का हवाला दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मील के 2 पत्थर कायम किए हैं। जमानत मिलना नियम है, जेल अपवाद है। अगर ट्रायल में देरी होती है तो जमानत दी जाएगी।